नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर अमरोहा से है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पहुंचे महंत राजूदास जी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि अमरोहा के धनोरा में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी धनोरा ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के निजी आवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सपा पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। महंत राजूदास ने कहा, अगर अखिलेश यादव सच में भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं तो इस्लाम पर टिप्पणी करके दिखाएं। जब भी सनातन धर्म की बात आती है तो वो बोलने लगते हैं, लेकिन इस्लाम पर चुप्पी क्यों? क्या उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है? महंत जी ने यह भी कहा कि संसद में सनातन धर्म का अपमान किया गया है और अखिलेश यादव जैसे नेता असदुद्दीन ओवैसी को बचाने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर सपा और ओबीसी दोनों में दर्द है। वही अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और सपा की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। आप समझ सकते हो कि अभी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुआ है। पूरे देश में ऐसी हिंसा करने की लोगों ने तैयारी करके रखा है, जिसका श्रेय सपा, कांग्रेस, विपक्ष के उन नेताओं को जा रहा है जो वोट तो हिंदू का लेते हैं लेकिन पक्ष मुसलमानों का रखते हैं। वोट तो हिंदू से लेते हैं लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों का करते हैं। उनको भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनको आतंकवाद कम नहीं करना है, उनको आतंकवाद को बढ़ावा देना है। बस बोर्ड क्या था, वो बकवास बोर्ड, वो लैंड जहाज था और उसने कह दिया कि राजूदास हमारी संपत्ति है। तो राजूदास साधु हैं, किसी सनातन की संपत्ति हो सकते हैं, किसी मठ के मठाधीश हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, पंडा हो सकते हैं, लेकिन वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकते। लेकिन हम उन्हीं के पास जाते कि भैया हम तुम्हारी संपत्ति कैसे हुए, और हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते थे। लेकिन आप समझो संविधान के साथ कैसा मजाक कांग्रेस ने किया, संविधान के साथ कैसा बलात्कार कांग्रेसियों ने किया कि संविधान को इस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया। और वही लोग कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जब भारत को आपने एक तरफ कह दिया सेकुलर है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान का राज है, तो आज भारत तो मनुस्मृति से चलता नहीं, रामचरितमानस से चलता नहीं, भागवत से चलता नहीं, भारत तो संविधान से चलता है। तब फिर कुरान की जरूरत क्यों? तब फिर मुसलमानों को इतनी सहूलियत क्यों दी गई? ऐसे बकवास बोर्ड जैसे आतंकवादियों को बढ़ावा देने का संगठन क्यों बनाया गया? इसके नाते बकवास बोर्ड समाप्त है। जिस प्रकार से मोदी जी ने धारा 370-35 को खत्म किया, उसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में बकवास बोर्ड स्वाहा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, सीडीओ अरविंद्र कुमार मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम रजनीकांत ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहर के वार्डों में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्कूली बच्चों की रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्ट्रेट सभागार में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहब की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहब के विचारों पर चर्चा की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भोजपुर विधायक नागेंद्र राठौर, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य मौजूद रहे। ये भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के 124वें जन्म जयंती के अवसर पर सरकार ने इसको पूरे धूमधाम से और उनके उद्देश्यों के प्रचारित करने के संकल्प के साथ कार्यक्रम को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के
भागीदारी के माध्यम से कराने का संकल्प लिया है। उसी क्रम में कल विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई का कार्यक्रम भी किया गया। आज भी सभी कार्यालयों में उन पर श्रद्धांजलि माल्यार्पण द्वारा उनके प्रतिमा को सम्मानित किया जाएगा। जगह जगह प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया जाएगा। स्कूलों में सामाजिक संगठनों द्वारा रैलियाँ, निबंध प्रतियोगिताएं, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी और ये एक पखवाड़ा तक चलेगा। और इसमें सभी लोग उनके राष्ट्रवादी विचार, सर्वसमावेशी विचार, समृद्ध समाज के स्थापना और संवैधानिक रूप से मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के प्रति जागरूक कराने का अभियान चल रहा है। सबके सहयोग का आह्वान भी किया जा रहा है। अब बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा से 2 युवकों से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा में चर्चा में रहते हैं। मामले में 2 लड़के पकड़े गए हैं, जहां करणी माता को कहे गए अपशब्द पर दोनों युवक आहत थे। माता करणी पर विवादित बयान को लेकर हरीश मिश्रा ने बहस के बाद मारपीट हो गई। तो वहीं इन दोनों युवकों को हरीश मिश्रा व समर्थकों ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरीश मिश्रा, जो कि सपा के नेता हैं, इनके पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। हमारी टीम यहाँ पे थी नहीं। पहली चीज ये सुनियोजित तरीके से ये चीज़ हुआ है। पता होगा उन लोगों को कि करणी सेना आज नहीं है और ये हमला करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पे इसको तुल दिया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी को मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि देखिए हम लोग किसी जाति धर्म किसी भी जाति धर्म को हम लोग जो है कभी भी गलत नहीं कहते हैं, लेकिन हर जाति धर्म में कोई ना कोई गलत होता है। हम लोग उसके गलत का विरोध करते हैं, और हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने जाति धर्म पर गर्व करना चाहिए। दोनों युवक का कोई संपर्क नहीं था? कोई संपर्क नहीं। दोनों युवक ब्राह्मण समाज से आते भी हैं, और हमारा संगठन है। हमारे संगठन में हम लोग सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सवर्ण पूरे हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन हमारे संगठन में नियम है कि हमारे संगठन में जो भी रहेंगे क्षत्रिय भाई। आज थाना क्षेत्र सिगरा में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंचकर 3 को हिरासत में लिया गया था, और दोनों पक्ष को चोट आई है। दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया, और दोनों तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई है, और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। और उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करणी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी, और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रही है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोर और चोरी का माल खरीदने वाले को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 4 अप्रैल को जेएनवी रोड पर सिया देवी के कुंडल लूट की घटना और 8 अप्रैल को चेन लूटने की घटना हुई थी। फतेहगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर फर्रुखाबाद एसओजी प्रभारी को घटना के खुलासे करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने बताया कि आलोक यादव लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग जाता था। वहीं आरोपी दिल्ली, हरियाणा, आगरा, फर्रुखाबाद लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से कुंडल चेन, इंडोस्कोपी मशीन, 42 बैटरी बरामद की गई है। आप सब विदित हैं कि अभी इसी महीने की 4 तारीख को थाना फतेहगढ़ में एक वृद्ध महिला से कान का कुंडल छीन करके एक कार सवार व्यक्ति भाग गया था। उसके 4 दिन के बाद ही फर्रुखाबाद में घटना हुई, उसमें एक महिला से चेन तोड़ी गई, उसमें भी कार सवार नवीन को इस घटना को अंजाम दिया। इन 2 घटनाओं को दर्ज करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एसओजी और फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की टीम को सीओसीडी के नेतृत्व में लगाया गया, जिसका परिरक्षण एडिशनल एसपी साहब के द्वारा किया गया, और करीब 1 हफ्ते की रात दिन की मेहनत के बाद आज एक बड़े गैंग को पकड़ने में जनपदीय पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें गौरव यादव और अभिनव नाम के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गौरव यादव ने अपने मामले जुर्म में इन घटनाओं के साथ साथ कई और घटनाओं के बारे में बताया है। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि गौरव के विरुद्ध दिल्ली में रहने वाला तो यहाँ का है, परंतु दिल्ली में उसके खिलाफ कम से कम
50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 50 मुकदमों का विवरण तो इस प्रेस नोट में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अभी अन्य विवरण की जानकारी की जा रही है। इसके अलावा गुरुगांव से उसके विरुद्ध 82-83 की प्रक्रिया भी प्रचलित है, जिसमें वो वांछित चल रहा था। इस व्यक्ति के द्वारा बेसिकली जो ये काम करता है वो कार्स की ECM को चोरी करने का काम करता है। वो शीशा तोड़ करके और डैशबोर्ड खोल करके वो ECM निकाल लेता है। जो गाड़ियाँ सड़क के बाहर खड़ी रहती हैं, घरों के अंदर नहीं रहती हैं, और ECM निकाल करके उनको वो एक ECM 70-80 हज़ार रुपये का होता है, इंजन को स्टार्ट करने के या इमोबलाइज करने के काम में आता है। तो उसको निकाल के चोरी करता है, और ऐसे ECM उसने सैकड़ों की संख्या में चोरी करके इधर उधर बेचे हैं। इस जनपद में भी उसने आसपास के जनपदों से, शाहजहाँपुर, कानपुर और अन्य जनपदों से भी इसने बैटरी चुराई हैं, जिसमें से करीब 42 बैटरियाँ पुलिस ने बरामद की हैं। इसके अलावा उसके द्वारा एक एंडोस्कोपी की मशीन भी चुराई गई थी, वो भी बरामद करके पुलिस उसके बारे में तहकीकात कर रही है। और इसके विरुद्ध अभी जो मुकदमे कनेक्ट हुए हैं वो आगरा से मुकदमे कनेक्ट हुए हैं, कादरी गेट से कनेक्ट हुए हैं, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ से कनेक्ट हुए हैं, और कई मुकदमे दिल्ली से कनेक्ट हुए हैं। इन लोगों ने जो लूटा गया सामान, चेन और कुंडल था, वो जिस सुनार को भेजा था उस सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन अपराधियों के बारे में अन्य जांच पड़ताल करके जो और कार्रवाई के द्वारा की गई है, अन्य जो अपराध किए गए उसके बारे में छानबीन की जा रही है। और जिस टीम ने इस पर मेहनत से काम किया है उसको मेरी तरफ से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। सर, इनके अन्य साथी और भी हैं? अभी तक तो इन 2 साथियों का ही पता चला है। दिल्ली में इसके कुछ साथी थे जो ECM चोरी में इसके साथ थे। उसका कहना ये है कि उन साथियों ने अभी काम छोड़ दिया है, परंतु इस बात को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग से इस बात को वेरीफाई करेंगे, और इसके बाकी अन्य साथियों का भी हम लोग सर ये मशीन कहाँ से चलाई गई थी? एंडोस्कोपी की मशीन उसने एक कार जो कहीं रखी हुई खड़ी थी, जब उसने कार का शीशा तोड़ करके ECM मशीन चोरी करने की कोशिश की तो उसी पे ये दिखाई पड़ा। ये मशीन भी वहीं से मिली, इसको हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास किया। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर में RSS प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी पहुंचे। बता दें कि उत्सव का वातावरण कई बार आया, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। वहीं संघ का काम केवल संघ के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के हर एक के लिए है। इस अवसर पर RSS प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तब उसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी होता है। समाज के नाते समाज भी सुखी, प्रतिष्ठित, सुरक्षित होता है, और उस समाज के कारण विश्व भी लाभान्वित होता है। अपने समाज में पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए। इस स्थान के सामने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। रास्ते की भीड़ होती, उसका कारण स्वाभाविक है। केशव स्मृति समिति के भवन में आज संघ कार्यालय का लोकार्पण हो रहा है। संघ का काम केवल संघ का काम नहीं है, वो वास्तव में समाज का काम है। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद की बेटी ने ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि आकांक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 20,000 रुपए किराए पर शूटिंग गन लेती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आकांक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शूटिंग गन का लाइसेंस जारी कर प्रोत्साहित किया गया। ये आकांक्षा जो कि CISF में ASI के पोस्ट में है और शूटिंग में बेहतरीन प्रदर्शन इसका है। यूपी CM ऑनरेबल CM से भी अवार्ड मिल चुका है, गवर्नर मैम से भी अवार्ड इसको मिल चुका है। ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग में लगातार सिल्वर मेडल कई साल से ला रही है, अभी भी लाई है। विगत महीने हमसे 2 बार संपर्क की, जब भी घर आने पर कि सर मैं शूटिंग में हूँ और जब भी हमें प्रतियोगिता में होना पड़ता है किराए पर 20,000 रुपये खर्च करके हमें वेपन लेना पड़ता है कि हमें एक लाइसेंस दे दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट रूप से
खेल गतिविधियों में प्रोत्साहन देने के निर्देश हैं। उसी क्रम में हमने आकांक्षा के पत्रावली का परीक्षण करके इसको आज लाइसेंस दिया है और उसने भी कमिटमेंट किया है कि इस जिले और प्रदेश का नाम रोशन आगामी प्रतियोगिताओं में और प्रोत्साहित होकर करूँगी। अब बात करेंगे शामली की। शामली में थाना भवन नगर से खबर है। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर सनातन शिव हनुमान मंदिर में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने नवनिर्मित सत्संग हॉल का विधिवत लोकार्पण किया। इसके उपरांत समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने सामूहिक हवन में भाग लिया। दिन में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक ने रवाना किया। फायर विभाग की गाड़ियों के द्वारा लोगों के पास जाकर अग्नि समस्याओं के बारे में फायर करके जागरूक करेंगे। खेतों, घरों आदि जगहों पर आग लगने के कारण और लगने के बाद उससे निपटाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्कूलों, कस्बों, मोहल्लों आदि जगहों पर जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सर्विस डे आज है और पूरे सप्ताह एक हमारी जो फायर सर्विस की टीम है, CFO साहब, SK सिंह साहब और इनके FSSO और अन्य जितने भी स्टेशन हमारे जनपद में हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके फायर सेफ्टी के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, किस तरीके से इससे प्रिवेंशन करना है और यदि लग जाती है आग तो उसमें किस तरीके से जनहानि, माल हानि को बचाना है, इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे और जन जागरण करेंगे। लोगों को चौराहे पे जाके और मार्केट में जाके और अन्य स्थानों पर जाकर अवगत कराएंगे। पूरे एक सप्ताह तक हम लोगों का ये कार्यक्रम चलेगा ताकि जो गर्मी के आने वाला समय है उसमें किसी भी तरीके की फसल को नुकसान ना हो, घर, छप्पर इत्यादि लोगों के ना जलें। यही हम लोगों का प्रयास है और हमारी टीम इसमें मुस्तैद है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में भीषण अग्निकांड घटित हुआ था, जहां आग बुझाते हुए कर्तव्य की वेदी पर हमारे 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। तभी से प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अग्निशमन स्मृति सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज सुबह जो है यहाँ एक परेड आयोजित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शोक दिवस मनाया गया। उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता वाहनों को रैली को हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया गया। इसका अग्नि सुरक्षा दिवस और अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अग्निकांड के खतरों के प्रति जागरूक करना, उन्हें जो है प्रशिक्षित करना कि कैसे क्या करें कि आग लगे ही नहीं और आग लग जाए तो कैसे न्यूनतम क्षति के साथ जो है आग पर तत्काल नियंत्रण पा लें। इसी उद्देश्य के साथ ये हमारा अग्निशमन सेवा दिवस और अग्नि सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह तक मनाया जा रहा है, जहां हम गांव, देहात और कस्बे में जा कर के, मार्केट में, विद्यालयों में जा कर के लोगों को व्यापक अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार प्रसार करेंगे और जिससे कि जन धन की क्षति को रोका जा सके, कम किया जा सके। अब बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर के जमानिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टेशन रोड पर चल रहे नाले निर्माण कार्य में जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो जिम्मेदार जेई चंदन कुमार आपे से बाहर हो गए। वहीं पत्रकार ने जब मानक विहीन निर्माण पर सवाल किया तो जेई ने कहा, आप मेरे अधिकारी नहीं हैं, मैं जवाब सिर्फ DM मैडम को दूंगा। गाजीपुर के जमानिया नगर में नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे नाले निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई। घटिया सामग्री, मानकों की अनदेखी और जिम्मेदार अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब उजागर हो चुका है। जब सुदर्शन न्यूज के स्थानीय संवाददाता ने जेई चंदन कुमार से सवाल किए तो वे जवाब देने के बजाय उल्टा पत्रकार पर ही भड़क उठे। निर्माण में 1000 किलो गिट्टी पर 500 से 600 किलो बालू और 5 बैग सीमेंट की बात तो उन्होंने मानी, लेकिन मौके पर तौलने या मापने की कोई व्यवस्था नहीं मिली। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नाले निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ना तो ढलान का ध्यान रखा गया। नगरवासियों ने नगर पालिका से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुमार जायसवाल, वार्ड नंबर 18 का नागरिक हूँ। यहाँ क्या समस्या है सुनील जी? समस्या भैया ये है कि बिना मानक के अनुसार जो मतलब छड़ जो 6 इंच पे लगना चाहिए वो 12 इंच पे लग रहा है, 10 इंच पे लग रहा है। गिट्टी बालू जो है मतलब 9, 8, 1
एक का सीमेंट मतलब डालना है। इसमें आप लोगों ने जेई से शिकायत नहीं की थी? शिकायत भी किया था और मतलब काम भी रुकवाया गया था। हाँ हाँ। जेई को बुलाया गया, जेई नहीं आया। हाँ। चेयरमैन आए, फिर कहे कि नहीं मानक जो भी रहेगा वो हम करवाएंगे। तो क्या मानक के हिसाब से काम हो रहा है? नहीं, मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। जेई बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आया। नहीं आ रहा। यहाँ ये है कि ये नाली बिल्कुल जो मानक है उसके खिलाफ बन रही है। जो मानक होना चाहिए, जिस प्रकार की जितनी गिट्टी, जितनी सीमेंट और जितनी बालू डालनी चाहिए, उसके अनुसार ये काम हो नहीं रहा है। जैसा कि जेई या ठेकेदार से आप लोगों ने शिकायत की? नहीं, अभी तक यहाँ मौके पर कोई अधिकारी नहीं आया है। ना ही जेई आए हैं, ना यहाँ जिसका ये टेंडर है वो ठेकेदार आए हैं। तो आप लोगों ने शिकायत की कि मानक विहीन काम हो रहा है? हाँ, जरूर। एक बार पत्रक भी हम लोगों ने लिखा था, सिग्नेचर भी कराया था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ के निवासी लोगों से जी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं। जेई आए हैं कभी निरीक्षण में? यहाँ जेई तो नहीं आए हैं अभी तक। जेई तो हम तो यहीं रहते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन जेई अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। और मिस्त्री वगैरह से बात की आप लोगों ने कि कैसा काम हो रहा है? मिस्त्री के से बात हुई थी। मिस्त्री तो भाई वही बोलेगा जो ठेकेदार वगैरह, लेकिन मिस्त्री बोलते हैं कि भाई मानक जो होता है वो एक मानक तो होता है। जैसे कि 5 गिट्टी हो गई, 4 बालू हो गया, 1 सीमेंट हो गया, इस मानक पे काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ काम किसी और ही मानक पे हो रहा है। यहाँ नाली निर्माण का जो कार्य हो रहा है बहुत ही निचले स्तर का एकदम काम हो रहा है। पूरा देखिए, पूरे बालू की तरफ, मतलब बालू से ही अधिक मात्रा बालू का ही है इसमें। सीमेंट केवल 9 मात्रा का है। गिट्टी आप देख लीजिए, दूर है, पूरी सामने आपकी पड़ी है। बालू देख लीजिए उठा के, सब कंकरीला बालू है। और गिट्टी भी किस तरह की है? गिट्टी एकदम धूल है, केवल गिट्टी एकदम 3rd क्वालिटी की गिट्टी है। ये ज्यादा दिन तक आप लोगों ने शिकायत की जेई वगैरह से? किसी अधिकारी? ईओ साहब से हम लोग मिले, डीएम साहब को भी सूचना हो गया है इस मामला का। इनका नगर पालिका में जहाँ भी कार्य हो रहा है सारा काम घटिया की तरह हो रहा है। अब सब्जी मंडी होके आइए, चाहे कस्बा जमुनिया देखिए, चाहे स्टेशन देखिए, ये नाली बंद है, लेकिन आगे का पानी निकासी कहाँ से करेगा ये कोई इसका मतलब जानकारी नहीं है। और ये नाली इतना ऊंचा बन रहा है कि पानी घर में रहेगा, नाली से कोई मतलब नहीं है। अगली खबर हरदोई से है। हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि वन विभाग कर्मचारियों द्वारा बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। जहां वन विभाग के कर्मचारियों ने मासूम बच्चों के हाथ में खुरपी थमाई। किताबों की जगह पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मासूम बच्चों के हाथ में खुरपी दे डाली। तो वहीं वन विभाग की नर्सरी में नाबालिग बच्चों से मजदूरी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हरदोई सांडी थाना क्षेत्र के वन विभाग नर्सरी का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। बस्ती जिले में एक मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल उसका कलेजे का टुकड़ा अपने घर की माली स्थिति को देखते हुए विदेश चला गया। बेटे ने होली के दिन अपनी मां से बात की, अपना हालचाल बताया और जल्द ही मां को घर आने का भरोसा दिलाया। काफी दिनों से जब उसने फोन नहीं किया तो घर वाले खुद फोन लगाए तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। घर वाले लगातार उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में निराशा हाथ लगी। एक दिन किसी का फोन आया कि उनके बेटे को किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दिया है। अनहोनी की खबर सुनते ही मां को जैसे ही पता चली, मां सूध-बूध खो बैठी और अब आलम यह है कि मां की आंख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई आज दिखता ना देख मां डीएम से गुहार लगाने पहुंची और उसने अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब किसी तरह से मेरे बेटे को मिलवा दीजिए। दरअसल पूरा मामला दुबोलिया थाना क्षेत्र के रंबापुर गांव का है, जहां एक मां रोते बिलखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और डीएम से मिलकर बेटे को मिलाने के लिए गुहार लगाई। अनहोनी की खबर सुनने के बाद ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डीएम रविश गुप्ता ने भी मां और को बेटे से मिलाने के लिए आश्वासन दिया है। वहीं अब देखना होगा कि बस्ती जिला प्रशासन कब तक एक मां को उसके बेटे से मिला पाएगी। मैं कुछ मन मनाई था, शनिचर के दिन शाम के 9:30 बजे फ़ोन किया तो बोला कि तुम्हारे घर पे कोई है नहीं कि नहीं। तो हम बोली कि नहीं, हमारे घर पे कोई नहीं है, हम सब लड़की हमारे पास है, बहू है। तो कहाँ गया था आपका बच्चा? हमारा बच्चा दुबई गया था। क्या करने? काम करने। किस चीज़ का काम करने गया? टाइल का। कितने दिन पहले? 1 साल पहले? 1.5 साल हो गया। हाँ, फिर क्या हुआ? तब वो बोला कि तुमसे नहीं बात करेगा, वो घर पे कोई हो फिर उसके लिए। तो मैं बोली कि मेरी लड़की है, तो बोला कि लड़की के लिए। तो मैं लड़की के दी तो लड़की से बोला कि तुम्हारे भाई के चाकू लग गया। कौन ये बताया?
वो जो हमारे जो बुलाया था वहाँ पे। हाँ, फिर तो फिर बाद में फिर फ़ोन किया तो मैं बोली कि फ़ोन कर बच्ची, मैं उससे बात करी तो बोली कि नहीं तुम्हारी माँ से बात नहीं करेगा, तो उनसे बात नहीं करती। फ़ोन लगाई या फिर फ़ोन नहीं उठाती। बेटा फोन नहीं उठा रहा? नहीं, बेटा नहीं सूचित किया था उस रात को, बुलाया हमारे बेटा के, वो फ़ोन नहीं उठाया। बेटा का फोन लग रहा है? नहीं, बेटा को फ़ोन नहीं स्विच ऑफ है? हाँ, स्विच ऑफ। अच्छा, बेटा को फ़ोन नहीं लगता। कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी बेटे से? होली के दिन। होली के दिन? होली के दिन 2:30 बजे बात हुई हमसे। उसके बाद? उसके बाद से बात नहीं। होली के दिन में बात हुई, उसके बाद से बात नहीं रही। और शनिचर के तब हम सुनी कि ऐसे ऐसे बात हुई है। वही दिन से हमन के यहाँ उन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन क्यों नहीं उठा। और मेरे बेटों का मोबाइल मेरा छोटा भाई उधर और एक है। क्या हत्या हो गई उसकी? हाँ, हत्या हो गई। कौन लोग किए हैं हत्या? वो जो रूम में 2-3 मनई रहता है। हाँ। एक रूम में 3-3 मनई 4-4 मनई रहता है। तो जो रूम में रही है वो रूम में 3 मनई रहता है। वही रूम में उनके लेके 4 मनई। जानकारी कौन दिया है ये? जानकारी जो वहाँ हमारे बेटे को बुलाया वही जानकारी दिया है शाम को 7:30 बजे। तो बॉडी पता चला कहाँ है? कुछ नहीं पता चला। तो अभी आप शिकायत करने आई थी डीएम से? हाँ। शिकायत किया आपने बॉडी के लिए? सर हम इनके गांव के बगल के हैं और डेली इनके घर हमारा आना जाना है गांव से, क्योंकि इनके घर से रास्ता मर गया है। कई दिन से सुन रहे हैं कि इनके बच्चे का जो है मर्डर हो गया। कल लाश कितना दिन पहले? अरे करीब सर 15-20 दिन से सुन रहे हैं। फिर तो यही सुनते आ रहे हैं कि 2 दिन में लाश आने वाली है, 4 दिन में लाश आने वाली। पूरा क्षेत्र सदमे में डूबा हुआ था। हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी इस सदमे में कि इनके घर जाके इनसे पूछे कि क्या हुआ। सुनते सुनते कल पता चला। क्या नाम है उस लड़के का और क्या करने गया? लड़के का विजय कुमार नाम है। कहाँ गया था? और ये गए थे दुबई। क्या करने? टाइल्स का काम करते हैं सर, रोजी रोटी के लिए, कमाने खाने के लिए गए। फिर तो कल सुबह जो है आप आके हमसे मिले कि भैया इस तरह का मामला है, कैसे क्या किया जाए। तो हमने कहा कि चलिए पहले जिलाधिकारी जी से मिला जाए, अपनी बात रखा जाए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या कोई अनहोनी हो गई है? अब सर मैंने तो देखा नहीं, लेकिन परिवार के पास जो फ़ोन आया जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अनहोनी हो गई है। क्यों? क्योंकि होली से पहले शायद कोई दिन गुजरा हो जिस दिन बच्चे से बात ना हुई हो, और होली के दिन से आए दिन मोबाइल स्विच ऑफ जा रही, तो निश्चित है कुछ ना कुछ दुर्घटना बच्चे के साथ हुई है। हत्या हुई है ये भी बात सामने आई है? बिल्कुल सर। कौन बताया ये इनके रिश्तेदार बता रहे हैं। हमसे तो इंद्रजीत जी बता रहे हैं कि भाई हमसे रिश्तेदार से तो बात हुई नहीं, लेकिन अब इनका परिवार जो बता रहा है मैं तो वही सुनूंगा। डीएम से मिलने आए थे, क्या मांग किया? जी सर, मैंने डीएम साहब से ये मांग किया कि सर हमारे बच्चे की जिस भी स्थिति में हो, जिंदा हो मुर्दा हो, क्षतिपूर्ति सहित उसको किसी तरह इन परिवार के झोली में लाके डाल दिया जाए। घर वाले रो रहे हैं? घर वाले रो रहे हैं सर। 25 अप्रैल को इनके लड़की की शादी भी है, अभी 25 अप्रैल को 29 को। अगली खबर यूपी के लखीमपुर से है। लखीमपुर खीरी में थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम मुड़ा जवाहर में एक 55 वर्षीय किसान पर बाघ ने उस वक्त हमला कर दिया जिस वक्त मुन्ना लाल अपने गन्ने के खेत में कल्टीवेटर गुड़ाई कर रहे थे। लेकिन जब मुन्ना लाल के साथी ने शोर मचाया तो वहां पर और लोग भी आ गए, जिससे बाघ मुन्ना लाल को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया, जिसके वजह से ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया और आनन फानन में हाईवे जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन बाधित हो गया। देखते ही देखते कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके की नजाकत को देखते हुए गोला तहसीलदार सुखवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया गया। ग्राम मुड़ा जवाहर में एक व्यक्ति को जो है शेर ने जो है हमला कर दिया है, जिसमें उसके हाथ या कहीं चोट लग गया है। उसको अस्पताल भेज दिया गया, इलाज चल रहा है। यहाँ लोगों ने रोड जाम किया था, इस मांग को उसको पकड़ा जाए। इस संबंध में जो है उनके अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है, शीघ्र ही उसको पकड़वाने की कार्रवाई की जाएगी। सर इससे पहले भी यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं और अब तो करना भी नहीं है।
अगर चाहे तो वन विभाग की टीम पकड़ सकती है। यही बात बताया गया है कि गन्ना नहीं है और आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसके लिए कार्रवाई शीघ्र करवाया जाएगा। जब भी कोई घटना होती है तो मुख्य वन विभाग की टीम क्यों नहीं आती है, इसका क्या कारण है, क्यों दूर भागती है? ऐसा नहीं है, वन विभाग वाले आज छुट्टी का दिन था, उनसे बात हुआ था और रास्ते में थे, मीटिंग में गए थे लखनऊ और उनके दरोगा आ रहे थे और तब तक हम लोग बातचीत कर लिए हैं और ये मामला निपट गया है। अब जल्द से जल्द उसको पकड़वाने का काम किया जाएगा। देखिए, बाघ के लिए पहले चूंकि बाघ को पकड़ने के लिए प्रयास पहले से जारी था, लेकिन गन्ना बड़े होने की वजह से ऐसा किया नहीं जा सका। लेकिन अब गन्ना छोटा है और शासन से वार्ता कर ली गई है, हमको शीघ्र ही लिखित आदेश मिल जाएगा और हम फिर सिंपलाइज करने का करेंगे प्रयास। इस संबंध में सारा वन विभाग से बातचीत हो रही है। मामला सर वन विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वन विभाग का कोई भी कैंडिडेट नहीं और वन रेंजर से लेकर कोई भी वन दरोगा तक नहीं है। एक्चुअली में आज अवकाश का दिन था और उसमें से जो यहाँ के आरक्षक साहब थे वो है एक शासन में इसी संबंध में पहले से ही प्रोएक्टिव होकर के वो गए थे एक मीटिंग के लिए, तो वहाँ से लौट ही रहे थे तब तक ये घटना घट गई। तो लोग रास्ते में थे, तब तक हमारी बातचीत हो गई और चीजें सॉर्ट आउट हो गई, तो फिर उनको हम लोगों ने मना कर दिया। क्या कहीं हमारे गांव तक जाता है और गांव के वहां जाके उसके पंजे के निशान मिलते हैं, लेकिन वन विभाग को फोन किया जाता है, वन विभाग आता है, कहता है हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है टिकुलाइज की और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, बस हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अगर हमें परमिशन मिल जाए तो हम पकड़ लेंगे बाघ को। आज की आपको घटना बता रहे हैं, आज लगभग 1 बजे करीब काफी टाइम से खेत की जुताई कर रहे थे हमारे गाँव के, हमारे घर के मुन्ना लाल दादाजी। तो एक लोग कंटीमीटर से आगे बैल डाल रहे थे, ये पीछे बेचारे कंटीमीटर को पकड़े थे, गन्ने से निकल के, क्योंकि गन्ना इस टाइम बचा हुआ नहीं है, थोड़ी झुंडी बची हुई है, उसी से निकल के बाघ इन पे झपट्टा मार देता है, झपट्टा मार के गिरा देता है इनको और नोचना पंजों से शुरू कर देता है। इसी बीच चिल्लाना शुरू करते हैं जो दादा हमारे बैल डाल रहे थे। इतने में लोग भी रोड से निकलते हैं, हम भी निकले वहां से, तो हमने भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हम मौजूद हैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के ग्राम मूड़ा जवाहर में। आज से बीते हुए समय में कुछ समय पहले बाघ का तांडव यहाँ पर अच्छी तरह से देखा जाता था। कई लोग बाघ के निवाला भी बने, रोड जाम भी की गई, प्रशासन आया और सारे ग्रामीणों ने काफी कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन क्षेत्र वही है, गांव भी वही है, थाना भी वही है। आज भी मुन्ना लाल, जिसकी उम्र 55 वर्ष लगभग जो बताई जाती है, मुड़ा जवाहर के ही रहने वाले हैं, वो अपने खेत पर गन्ने की गुड़ाई या जुताई करने के लिए गए थे। अचानक गन्ने से निकल करके बाघ ने पीछे से हमला कर दिया, काफी घायल हो गए, लेकिन खैर ऊपर वाले की रहम है, अभी आराम से स्वस्थ हैं। ऊपर वाला चाहे तो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने, आप देख सकते हैं पूरा रोड जाम किया हुआ है। फोन किया जा चुका है विभाग में, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है रोज कहां तोड़ते हैं। तो लोगों ने यहाँ पे बात की, लेकिन अभी विभाग का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो सक्षम चौकी, अजान चौकी जो थाना हैदराबाद से संबंधित लगती है, वहां के चौकी इंचार्ज जेपी यादव जी मौके पर आ चुके हैं, लेकिन वन विभाग का कोई कैंडिडेट अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। वन रेंजर की जिम्मेदारी ये नहीं बन पाई कि मौके पर पहुंचे और देखे किस खेत में एक बाघ बैठा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है जैसा कि लोग बता रहे हैं। अगली खबर यूपी के संभल से है। संभल में श्री राम कथा की वर्षा शुरू हुई है, तो वहीं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने श्री राम कथा के दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अपने अनुभव सुनाए। वहीं उन्होंने संभल से अपना सांस्कृतिक संबंध बताते हुए कहा कि खुदाई में जहां जहां मंदिर निकलेगा वह जगह हम लेकर रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सभी के आराध्य और पूजनीय है। संभल के बहजोई स्थित निजी इंटर कॉलेज परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा के पहले दिन रविवार को शुभारंभ से पहले नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। अब बात करेंगे फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय के सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान भारत रत्न डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और उनके द्वारा रचित भारतीय संविधान पर प्रकाश डाला गया। जाहिर सी बात है, आप देखिए बाहर बैठ के, और इतने मेधावी छात्र थे बाबा साहब कि उनके पास लगभग 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर की डिग्री थी, डॉक्टरेट था, और भारत में तो पढ़ाई करी ही करी, विदेश में भी जाकर पढ़ाई करी, और उनसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति भारतीय इतिहास में बहुत कम हुए। तो ये दिखाता है कि कितने संघर्ष के साथ उठ के उन्होंने ये अपना जो मुकाम हासिल किया है। बाद में भारत रत्न उनको मरणोपरांत भारत रत्न के साथ सम्मानित किया गया। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है संघर्ष। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन व्यर्थ है, और जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसे उसकी वैल्यू भी पता होती है, और वो आगे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के पूर्णिया से खबर है, जहां शनिवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन कलानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय गड़बनैली के क्रीड़ा मैदान में आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के संरक्षक, केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने शिरकत की। इस दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अब उन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी बात है। हालांकि नीतीश कुमार भी काफी जोग आदमी है, 20 साल से लगभग बिहार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार में सारी योग्यताएं हैं। हम उनके योग्यता के कायल कि हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेंगे। 1 करोड़ रुपया तक के बैंक गारंटी देते हैं। हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारे गारंटी योजना है, हमारे पीएमईजीपी योजना है। ये सब के माध्यम से हमारा एक्सटेंशन सेंटर है, हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर है, हमारा KVIC खादी ग्राम उद्योग है, हमारा क्वायर बोर्ड है। ये सब क्या यहाँ पर संरचना नहीं थी, इन सभी संरचनाओं को हम सीमांचल में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्णिया भी है। और ये जब आ जाएगा, ये बात 1-2 दिन का नहीं है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। और ये यदि हो जाता है तो यहाँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों को नियोजन मिल जाएगा। जब नियोजन ही मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगा, ये प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि इससे 40 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो 7 सीटें हम लोग सब आपस में बैठेंगे, बैठे तय करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, जो हमने कहा निश्चय होगा जब एनडीए के लोग बैठेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात की चर्चा और की, जो आप लोगों ने नहीं सुना, कि अभी प्रखंड विस्तृति का गठन हुआ है, जिला विस्तृति का गठन हुआ है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हमको पूरा तरजीह नहीं दी गई है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा है कि आप लोगों से बात कीजिए। और हमने नड्डा साहब से, सम्राट जी से, हमने जायसवाल जी से, हम संजय झा जी से, सबसे बातें भी की है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इस तरह से गिर रहा है, उसको आप देखिए। तो कहने का मतलब ये बैठ करके होता है ये बात। कार्यकर्ताओं की बात सुबह ने कहा, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो नीति निर्णय की बात होगी उस कमेटी में बैठते हैं, तो उसको हम कैसे कहेंगे। लेकिन ये चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे, और जो उचित सम्मानजनक निर्णय होगा तो हिंदुस्तानी। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है। दरभंगा में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत हजारों मुस्लिमों ने जुलूस निकाला। वहीं हमीदिया मदरसा किला घाट से शुरू हुआ यह जुलूस नाका 5 होते हुए लेहरिया सराय धरना स्थल पर पहुंचकर सभा में बदल गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव मधुकर ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाकर मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के आह्वान पर आज जो है दरभंगा जिला में हजारों की संख्या में जुलूस निकाला गया। उनका नारा था कि मतलब ये नीतीश कुमार हाय हाय सरकार का विरोध में नारे लगा रहे थे। वक्फ बोर्ड के विरोध में ये जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मतलब जो है संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लगाया। तो ये कह सकते हैं कि ये भीमराव अंबेडकर बर्फ बिल को लेकर कोई ऐसा संविधान में कुछ ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया गया, फिर भी जो है संविधान की दुहाई देकर मतलब जो है बर्फ बिल के विरोध में हजारों की संख्या में ये जुलूस मार्च निकाला गया।
हमारे साथ में जो है विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मधुकर जी, जो आज जुलूस निकला है दरभंगा में, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वैसे लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करना और राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। दूसरी ओर आप बाबा साहब अम्बेडकर की वाहवाही लूटते हैं और दूसरी ओर उनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं संविधान का। आप कहते हैं कि मौन जुलूस निकालेंगे और मौन जुलूस के बदला नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसके लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं मुस्लिम लॉ को लेके। मुझे ये बताइए, उन लोगों को पेट में दर्द क्यों है जो वक्फ बोर्ड के नाम पर आज तक पार्टी जीते आई है और जीने की प्रयास कर रही है? वक्फ बोर्ड से मुझे बताइए ऐसा कौन सा धर्म है जिसका कल्याण हुआ है? आपको यह पता होगा कि वक्फ बोर्ड वैसे लोगों ने कायम रखा और मुस्लिम समाज के लोगों को मूर्ख बनाकर रखा, जो अभी वर्तमान में जिसकी सत्ता डामाडोल हो चुकी है, जो अब खत्म होने वाली है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की ग्वालियर से खबर है। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव को लेकर ग्वालियर शहर के हनुमान मंदिर भव्यता के साथ सजाए जाने के साथ ही आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। वहीं जगह जगह भंडारे के आयोजन के साथ ही श्री राम के नारों से पूरा शहर गुंजायमान था। अल सुबह से ही हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु दर्शनों के लिए लंबी कतार में लगे हुए थे। वहीं कोटेश्वर से लेकर गोलपाड़ा संकट मोचन हनुमान बालाजी धाम तक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित सांसद भरत सिंह कुशवाहा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं ग्वालियर प्रेस क्लब में पत्रकारों ने भी हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ कर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें शहर के सैकड़ों पत्रकारों ने प्रसादी ग्रहण की। ये वो पीपल वाले हनुमान जी, तो इन पे क्या है, काफ़ी समय से सालों से भंडारा हो रहा है हमारा, चलता चला रहा है। हम क्या कराएंगे, वो तो कराने वाले तो वही है जो उनकी वो होती है। प्रभु अपने आप देते हैं सीख जी। तो आपके साथ में लोग कौन सहयोग करते हैं? ग्रुप में सभी लोग हैं, अपने छोटे भाई वगैरह हैं, सब आ जाते हैं। सर हम जिस रहे मतलब रोड से आते जाते रहते हैं रोज़, तो अपन को एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर मोड़ना है, कहाँ पर राइट लेफ्ट मुड़ना है। उसके हिसाब से हमारे फिर हम जहाँ भी नगर में जाते हैं उसे फिर रहते रहते जो जानकारी हो जाती है कि ये कहाँ रहते हैं, हम किस रोड पर है, कहाँ मकान है, या आसपास कोई क्लू मार्क, लैंड मार्क, कुछ ना कुछ। सर ये ब्रेल लिपि है, इसको स्पर्श करके पढ़ते हैं। इसमें 6 बिंदी होती हैं, 3 इस तरफ लेफ्ट साइड होती हैं और 3 राइट साइड होती हैं। सर हमें बहुत अच्छा लगा, प्रेस क्लब का जब फ़ोन आया तो हमें बहुत बड़ा हर्ष हो रहा था अंदर से कि आज हम अच्छी जगह पर हम लोग सुंदरकांड करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हमसे जुड़ेंगे और संपर्क में आकर और इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा हमारी संस्था का। सर मैं वायलिन बजाना जानता हूँ और प्लस ऑर्गन, हारमोनियम सभी बजाना जानता हूँ। मैंने प्रयागराज यूनिवर्सिटी से प्रभाकर की डिग्री हासिल किया है और माधव ब्लाइंड स्कूल में ही पूर्व में मैंने शिक्षा अध्ययन की थी। अगली खबर मध्य प्रदेश के परासिया से है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के पावन दिन पर हिंदुओं ने सकल समाज हिंदू समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में रैली निकाली। वहीं 25 सालों से ये रैली बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में या मोटरसाइकिल रैली नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते निकाली जाती है। यह रैली हिंदुओं की एकता का परचम लहराते, जय श्री राम के नारे लगाते सिद्ध मंदिर कोसबी धाम में समापन की गई। इस रैली में 101 किलो का लड्डू हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और इस मोटरसाइकिल रैली की जगह जगह हिंदू समाज के लोगों ने मुख्य मार्गों पे भव्य स्वागत किया। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर विधायक गणेश हुक्केड़ी के नेतृत्व में करीब 5000 श्रद्धालुओं ने शहर के सुक्षेत्र तोरणहल्ली श्री हनुमान मंदिर हनुमान पदयात्रा में भाग लिया और अपनी भक्ति प्रकट की। भक्त चिक्कोड़ी शहर के बस स्टैंड के पास एकत्र हुए और बसव सर्कल, हल्टी और जेनापुर के माध्यम से लगभग 12 किलोमीटर के हनुमान पदयात्रा में भाग लिया। विधायक गणेश हुक्केरी द्वारा 25 किलो चांदी की ढाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर 12 किलोमीटर पदयात्रा के साथ चांदी के बने 25 किलो हनुमान कवच का दान किया। राम भक्त हनुमान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज कर्नाटक बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी में
चिकोड़ी सदरगा क्षेत्र के विधायक गणेश हुक्केरी ने जो यहाँ पर हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर एक पद यात्रा का कार्यक्रम चालू है। इस कार्यक्रम में कम से कम हजारों भक्त लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं। तो आज हम हमारे साथ विधायक जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये पूरे कार्यक्रम का क्या है सर? जय श्री राम। आज हनुमान जयंती के निमित्त हमारे कम से कम 5000 भक्तों के साथ 25 किलो का चांदी का हमने आज लेप तैयार किया है और कम से कम 25,000 भक्तों का आज हम महाप्रसाद का व्यवस्था किया है। ये आंजनेय मंदिर जो है ये पुरातन काल का भगवान हनुमान जी का यहाँ पे स्वयं वो हनुमान जी यहाँ पे मंदिर बना था। तो 12 साल से मैं यहाँ पे एक भक्ति रूप से आके दर्शन करता हूँ और आज हमारे सब भक्त कम से कम 12 किलोमीटर पाद यात्रा करके आज यहाँ मंदिर पे जा रहे हैं। विधायक जी ने बताया कि आज कम से कम एक 25 किलो की चांदी की मूर्ति का हनुमान कवच का भी वहाँ पर उद्घाटन होगा। 25,000 भक्तों के लिए अन्न प्रसाद का भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। कैमरामैन उत्तम के साथ परमेश बिन, सुदर्शन न्यूज, चिकोड़ी। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ग्वालियर में एक होटल में संचालित हो रहे अश्लील रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मौके से पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक युवतियों को हिरासत में लेकर होटल मैनेजर के पद पर पदस्थ नेपाली युवती को और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर होटल संचालित करने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है। विद्यालय थाना क्षेत्र में एक देह व्यापार की सूचना मिली थी और ऐसी सूचना थी कि 7-8 लड़कियां किसी होटल में वेश्यावृत्ति कर रही हैं और एक संचालक का भी नाम आया था उस पर। तो उस पर से जो मुखबिर सूचना मिली थी उस पर से जो CSP विश्वविद्यालय, थाना प्रभारी महिला थाना और थाना प्रभारी बिजौली, इनकी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और विश्वविद्यालय थाने के सब इंस्पेक्टर्स और कुछ आरक्षक और महिला आरक्षक को लेके दबिश दी गई थी। जो होटल स्मार्ट हवेली इन जो कैलाश नगर विश्वविद्यालय में पड़ती है, एक पंटर तैयार किया गया था जिसको कुछ नोट दिए गए थे और उसको कहा गया था कि इसको वेरीफाई करें इस घटना को। और पंटर जब गया और उसने जब हमें हरी झंडी दी तो उसके बाद से 2-3 तरफ से उसको घेरा गया और दबिश दी गई। तो जैसे ही दबिश दी गई थी तो कुछ हमें कस्टमर्स मिले थे उस होटल में जो आपत्तिजनक स्थिति में थे कुछ महिलाओं के साथ में, और कुछ 5 अन्य लड़कियां मिली थी जो एक कमरे में बैठी हुई थी और इस तरीके से उनको राउंड अप किया गया। 1-2 जो कर्मचारी थे वो छत से भाग निकले थे जब तक पुलिस उनको पकड़ती। इसके बाद जब अब पूरे प्रेमाइसिस की सर्चिंग की गई तो बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम्स मिले गए, हमें अनयूज्ड कॉन्डम्स मिले और ये क्लियर हो गया था कि यहाँ पे निरंतर बहुत समय से देह व्यापार संचालित हो रहा था। तो इसके बाद फिर जो 2 कस्टमर्स थे और जो महिला थी जो मैनेजर के बिहाफ पे उस समय प्रेजेंट थी, उनको अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया और उनको पुलिस कस्टडी मौके से ही पुलिस। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे। पंचायत समिति सभागार में उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने RDSS योजना की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन अभी तक इसमें केवल 4% ही फिजिकल प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस धीमी प्रगति के लिए संबंधित ठेकेदारों के साथ साथ विभाग की लापरवाही भी जिम्मेदार है। कि RDSS को लेकर के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की और उसके लिए मैंने प्रगति ली तो 4% इसकी फिजिकल प्रगति आई है। उस संवेदक को टर्मिनेशन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो कोताही बरत रहे, समय पर काम नहीं कर रहे हैं, जिनको 1.5 से 2 साल लगभग कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए गया और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, कहीं न कहीं ये हमारे विभाग की भी चूक है। मैंने निर्देश दिए कि तुरंत उसका टर्मिनेशन निकाल करके नए टेंडर करके और उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पर वो काम कराया जाए, ताकि जो हमारे फीडर सर्कुलेशन है और जहाँ एग्रीकल्चर की ज़रूरत है 24 घंटे के हमारे सिंगल फेस फीडर करने हैं, गाँव में कई ओवरलोड ट्रांसफार्मर है जिनको बदला जाना है डोमेस्टिक के, वो सबके लिए निर्देश दिए हैं। और जितने भी GSS हमारे उसमें RDSS में 9 GSS बनने थे, अभी तक उसने एक भी GSS नहीं बनाया, तो उसका निश्चित रूप से टर्मिनेशन आज निकल जाएगा। बाकी हमने
एग्रीकल्चर के जो बकाया कनेक्शन है उनको जून जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि आने वाले फसल के समय किसानों को जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा कर रखे हैं उनको समय पर बिजली मिल सके। और बाकी इस गर्मी को देखते हुए ये निर्देश हैं कि सभी अभियंता अपने अपने क्षेत्र में एक जिम्मेदारी के साथ काम करें और मुस्तैदी के साथ इस बिजली की समस्याओं का समाधान करें, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू युवती से शादी करने की कोशिश की है। मुस्लिम युवक रईस ने मानस बनकर मंदिर में शादी करने की कोशिश की, तो वहीं आधार कार्ड पर छोटे बच्चे की फोटो देखकर मंदिर के लोगों को शक हो गया और सख्ती से इस मामले में पूछताछ की गई, तो रईस की असलियत सामने आ गई। वहीं पुलिस अब लड़का और लड़की को लेकर थाने पहुंची और लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुनिए एक रिपोर्ट। उस मंदिर पे ये दो लोग आए थे और इन लोग पहले पता है कि हम कोर्ट से शादी करके आए हैं। मंदिर पे आए, बोले हमको शादी करना है, तो हमने कहा भाई ऐसे तो शादी होती नहीं, आप लोग अपना अपना नाम बताइए। लड़की ने अपना नाम बताया, लड़के ने अपना नाम पहले महेंद्र सिंह बताया और मानस सिंह, और उसके बाद जब इसके ऊपर बहुत जोर दबाव डाला गया तब इस लड़की ने बताया कि ये मुस्लिम है और मुस्लिम नाम बताया, तो इसकी सूचना फिर पुलिस विभाग को दी गई और फिर RSS लोगों को दी गई और इसके देने के बाद जब ये लोग आए तो इनका जो है थाने पे यहाँ लाया गया है। अब यहाँ पे इनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है। गोल्फ सिटी थाना एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहाँ पर एक मामला आया है लव जिहाद। मोहम्मद रईस नाम का जिहादी एक हिंदू लड़की को फंसाकर हनुमान मंदिर के अंदर शादी करने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ हिंदू संगठन है जो जिहादी को पकड़ के थाने में लाए हैं। मैडम, किस तरह का मामला आया था सामने, क्या मंदिर में हो रहा था, पंडित जी ने उसका ID चेक किया कि नहीं किया? हम लोग जो पता चला, हम लोग जब गए तो वहाँ देखा एक लड़की और एक लड़का दोनों शादी के लिए बैठे हैं वहाँ पे। लड़की के मांग में सिंदूर लगा हुआ है, तो हमको पता चला था कि लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है, तो हमें लगा कि नहीं लव जिहाद है। और पता चला कि जब वहाँ जाने पूछताछ हुई पता चला कि ये बस बहला फुसला कर लाया लड़की को और जबरन दबाव बना रहा है। उनके साथ 3-4 लोग और थे जो लगातार पंडित जी पे दबाव बना रहे थे शादी करवाने। जब हम लोग पहुँचे फिर हमने इसका विरोध किया कि हम मंदिर में, हमारा पवित्र मंदिर है और इस तरह घटनाएं नहीं। ID उसने चेक किया था, पंडित जी ने उससे पूछा कि उसकी ID को मुझे बताओ, क्योंकि हिंदू नाम बता करके वो शादी कर रहा है, तो पंडित ने कुछ पूछा इसके बारे में? पंडित जी ने पूछा अपनी ID दिखाइए, हम तो शादी नहीं कराएंगे, आप आधार कार्ड दीजिए दोनों लोग। तो लड़की के पास भी आधार कार्ड नहीं था, लड़के के पास जो आधार कार्ड था वो मानस ठाकुर का जो बच्चा थी वो भी उसकी उम्र 3 साल थी। तो पंडित जी ने जब उम्र देखी तो मना कर दिया, तुम शादी नहीं कराएंगे इस तरह से। और इनको लगा कि हाँ, जब लड़के का नाम पूछा गया तो उसने बताया मोहम्मद, क्या नाम था, रईस था। थाने में क्या इस तरह मामला चल रहा है? थाने में FIR हम लोग करा रहे हैं और तहरीर दी है, तहरीर किसने दी है और क्या लगता है उसके लड़के और लड़की के परिवार वालों को ये पता है कि ऐसा मामला यहाँ पे आया? तहरीर हमारे संगठन ने दी है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा की तरफ से तहरीर दी जा रही है और हम लोग भी पुरजोर इसकी खिलाफत कर रहे हैं। लड़की स्वेच्छा से रहना चाहे कहीं भी रहे, अगर उसको रहना है मुस्लिम लड़के के साथ तो वो रह सकती है, अपना जाके मंदिर छोड़ करके मस्जिद में जाके कलमा पढ़े, बुर्का पहने, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे आराध्य को अपवित्र करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह का मामला कोई पहला मामला नहीं था, बहुत सारे मामले ऐसे सामने हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, जो पंडित जी उस मंदिर में शादी करा रहे थे। हाँ, उसने अपनी ID पहले मोहम्मद रईस की दिखाई कि मानस की दिखाई? नहीं, उसने अपना नाम पूछने पर कुछ बोला नहीं। उसके बाद जब बहुत दबाव बनाया गया तो मानस की ID दिखाई, बोला मानस ठाकुर नाम है मेरा। तो हमने कहा कौन से ठाकुर हैं आप? क्योंकि ठाकुर के मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ठाकुरों के बारे में जाना है और कौन से ठाकुर हैं। तो इस पर वो चुप रहा। फिर लड़की जो बहुत ज़्यादा मैंने दबाव डाला कि आप अपना नाम बताइए, बिना नाम के ऐसे कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तब लड़की ने बोला नहीं ये मोहम्मदन है, तो इसकी सूचना फिर मैंने पुलिस को दी। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस थाना सुशांत गोल्फ थाने में तहरीर दे दी गई है। मोहम्मद रईस नाम नहीं बताया, नाम छुपाया। उसने मानस नाम बता के शादी करने की कोशिश करी थी। पंडित को शक हुआ और हाथ में उसने कलावी पहना था। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, इसकी गिरफ्तारी होगी। जैसा हिंदू संगठन ने बताया, इसके पहले भी एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। शनि श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।